अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। जितने बच्चे भी जूम पे हैं इस टाइम सामने बैठे हैं, रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी ग्रेड 11, जैसे कि आप जानते हैं कि हम थर्ड चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ रहे हैं, नॉलेज 3.3 पार्ट 1, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन। ये दो एसएलओ थे। हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो चुका है तकरीबन, आज लास्ट टाइप पढ़ेंगे इसकी। और थोड़ा सा आप नॉलेज और स्किल भी आप जानते हैं हमने क्या अचीव करना है। हमारे पास शुरुआत हमने यहां से की थी एक एनालॉजी से, जिस तरह ये जैकेट ओवरलैप कर रही है वैसे ही जब एटम कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उनके ऑर्बिटल्स भी ओवरलैप करते हैं। ठीक है, तो उस ओवरलैपिंग में हमने कुछ सिंपल एग्जांपल्स देखी, बीच में फिर कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई, हाइब्रिडाइजेशन को इंड्यूस किया, बीच में स्टेरिक नंबर साथ देखा, डिफरेंट तरह की एग्जांपल्स को हमने कोट किया। sp3 पहले पढ़ा, फिर sp2। आज हम लास्ट मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे अपने करिकुलम के अकॉर्डिंग, विच इज एन sp हाइब्रिडाइजेशन। अब sp हाइब्रिडाइजेशन जो है वो नाम से ही आपको एक चीज तो यहां से समझ आ जाती है कि इसमें 50% जो है वो s करेक्टर होगा और 50% इसमें p करेक्टर होगा। ठीक है, मैं इससे पहले कि मैं आगे मूव करूं, यहां पर मैं आपको एक एडिशनल चीज बताना चाहता हूं। वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपके सामने तीन ऑर्बिटल्स बनाऊं और आपको जज करने के लिए बोलूं कि इनमें से कौन सा ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और कौन सा sp हाइब्रिडाइज्ड है। जी, ये तीन ऑर्बिटल्स हैं। अगर मैं इन तीनों ऑर्बिटल्स में से आपको जज करने के लिए बोलूं कि इनमें से कौन सा जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो sp3 है, कौन सा sp2 है और कौन सा sp है, तो दिस इज एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दिस इज एन sp2 एंड दिस इज एन sp। मुझे कैसे पता चला? ऑब्वियसली अगर आप इनकी परसेंटेज करेक्टर देखें s और p की, तो आप जानते हैं कि sp3 के अंदर 25% s है, 75% p है, क्योंकि इसकी मिक्सिंग के अंदर एक s और 3 p ऑर्बिटल मिले थे। ठीक है, sp2 के अंदर आप जानते हैं sp2 के अंदर जो s करेक्टर है वो 33.33% है और p करेक्टर जो है वो 66.6% है। और इसके इस मोड के अंदर आपने देखा था एक s, एक px, एक py, ये तीनों आपस में मिक्स हुए थे। pz उसने मिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था। sp के अंदर 50% आपने देखा था s करेक्टर है, 50% आपने देखा था p करेक्टर है। अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली इसमें एक s और एक p का मतलब 50% s 50% p, क्योंकि इसके अंदर खाली एक s और एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे s करेक्टर बढ़ता जाएगा तो शेप गोल होती जाएगी, गोलाई में आती जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से होगी। ठीक है ना, ऑर्बिटल्स के अंदर इस तरह की उसकी शेप होगी। और अगर p करेक्टर जहां ज्यादा था वहां पे शेप ऑर्बिटल की लंबी थी, क्योंकि p की शेप ऐसी है। ठीक है, तो यहां से एक चीज आपने जहन में रखनी है कि अगर मैं बात करता हूं फॉर एग्जांपल कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन, कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन एंड कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन, तो मैं यहां से बॉन्ड लेंथ को भी देख के बता सकता हूं। जैसे ये बॉन्ड लेंथ लंबी है, क्यों? क्योंकि ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, तभी तो इसकी ऑर्बिटल की शेप ऐसी है कि ये इस तरह से ओवरलैप करेगा कि इसकी बॉन्ड लेंथ लंबी होगी हाइड्रोजन के साथ। इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है sp2 और इसकी बॉन्ड लेंथ और छोटी है, तो दिस इज एन sp। तो बॉन्ड लेंथ के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन असरअंदाज होती है। ये बात आगे जाके आपको काम आएगी जब हम बॉन्ड लेंथ को डिस्कस करेंगे। यहां बताना इसलिए जरूरी समझा ताकि आप इसको रिलेट कर सको। एक और बात देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैं आप यहां पे फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट्स हैं,
मैं इन 100 स्टूडेंट्स को अगर बहुत बड़े हॉल में लेक्चर दूंगा तो शायद मेरे लिए कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि आप स्कैटर्ड हैं। लेकिन आप जितने छोटे रूम के अंदर बैठे हैं, मेरा आप पे कंट्रोल ज़्यादा है, क्योंकि आप मेरे इन्फ्लुएंस के अंदर हैं। इसी तरह से होता यह है कि कार्बन जो कि इस बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को इन्फ्लुएंस करना चाहता है अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ज़्यादा होने की वजह से, तो वो यहां कम, उसका इन्फ्लुएंस कम है। क्यों? क्योंकि इट्स लाइक अ बिग क्लासरूम, लॉन्ग डिस्टेंस, तो कार्बन इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल नहीं कर पाता इफेक्टिवली एज कंपेयर टू। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो यहां पर वही कार्बन शॉर्टर बॉन्ड लेंथ की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा बेहतर इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसकी वजह से इस हाइड्रोजन पे रिलेटिवली अच्छा पॉजिटिव चार्ज आएगा एज कंपेयर टू दिस। तो ये बात आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाके काम आएगी कि किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन एक तो बॉन्ड लेंथ को कंट्रोल करती है, और किस तरह से बॉन्ड लेंथ आगे बॉन्ड के पोलर या नॉन पोलर होने के अंदर उसका रोल होता है। तो वी विल से कि ये बॉन्ड इतना पोलर नहीं है और ये बॉन्ड सिग्निफिकेंटली पोलर है। ठीक है, इसके अंदर भी हाइब्रिडाइजेशन का रोल है। तो हम अपने लेक्चर की तरफ वापस चलते हैं, जो हमारा मेन एजेंडा है, sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन नाम से ही जाहिर है कि ऐसी हाइब्रिडाइजेशन होगी जिसमें एक s और एक p मिक्स होगा। और इसके लिए जो एग्जाम्पल हम कोट कर रहे हैं, हमारे बुक के किताब के अंदर जो एग्जाम्पल है वो है इथाइन। इथाइन, अब इथाइन के अंदर क्या है? बेसिकली कार्बन है। यहां पर मैं इथाइन बनाता हूं, कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन। तो सबसे पहले तो इसका स्टेरिक नंबर निकाल लेते हैं। इस कार्बन का अलग से निकालूंगा, इस कार्बन का अलग से निकालूंगा। स्टेरिक नंबर निकालने का तरीकाकार क्या है? स्टेरिक नंबर निकालने का तरीका यह है कि आप बॉन्ड पेयर को और लोन पेयर को क्या करोगे? ऐड करोगे, जो मैं बता चुका हूं आपको लास्ट लेक्चर में। और ट्रिपल बॉन्ड यहां पे आप सब जानते हैं काउंट होगा एज अ सिंगल बॉन्ड। तो ये कार्बन का अगर स्टेरिक नंबर निकालना है तो एक, और ये ट्रिपल काउंटेड एज अ सिंगल बॉन्ड, तो देयर विल बी अ टू बॉन्ड पेयर एंड नो लॉन पेयर। तो टू बॉन्ड पेयर और जीरो लॉन पेयर। जब आंसर टू आएगा तो इसका मतलब दो ही ऑर्बिटल हैं। स्टेरिक नंबर टू का मतलब दो ही ऑर्बिटल हैं जो मिक्सिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनमें से एक s है और एक p है। सिमिलरली इसका स्टेरिक नंबर भी 2 आएगा। ठीक है, अगेन वी ऑल नो डैट कार्बन है, ग्राउंड स्टेट में है, पहले अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में भेजेगा, यानी ऊपर भेजेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा यहां से, तो फिर होगा क्या कि एक s और एक p ये आपस में मिक्सिंग करेंगे, और मिक्स होने के बाद दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे जिनका नाम होगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। शेप इनकी कैसी हो सकती है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। प्रेजेंटेशन हम वैसे ही बना देते हैं, लेकिन आपको बैक ऑफ द माइंड पता होना चाहिए कि ये थोड़ा सा गोलाई में ज्यादा होगा, लंबाई में कम होगा। तो ये दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पर्पल कलर के जो यहां पे शो हो रहे हैं, ये मैंने यहां पे डायग्राम में शो कर दिए कार्बन के साथ। और उसके साथ दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो जैसे थे वैसे के वैसे रहेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो जाएंगे। हाँ, मिक्स होने वालों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, जो कि मिक्स होने के बाद भी उनकी विरासत उनको मिल चुकी है वैसे के वैसे ही। तो अगर आप इस कार्बन को देखो तो ये कार्बन और ये उसका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये उसका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और ये दो उसके अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, एक जो है y एक्सिस पे है और एक z एक्सिस पे है। ठीक है स्टूडेंट्स, सिमिलरली सामने वाला कार्बन भी इसी सेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के साथ आएगा। तो यहां पर एक छोटी सी मिस प्रिंटिंग है, दिस इज sp। तो सबसे पहले तो ये sp के साथ ओवरलैप करेगा। आपको पता है sp, दोनों sp के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये देखें। ठीक है, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जैसे ये ओवरलैप करेंगे इनमें से क्लॉकवाइज हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। यहां से हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा, यहां से हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा। अगेन यहां से हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, डेफिनेटली जब ओवरलैप हो जाएंगे ऑर्बिटल तो उनमें क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। जब आपको पता होना चाहिए कि सेम रीजन के अंदर जब एक इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करते हैं तो उनमें एक क्लॉकवाइज रहता है और एक एंटी क्लॉकवाइज रहता है। तो अभी तक की जो डायग्राम बनी है उसके अंदर कार्बन बॉन्ड विद हाइड्रोजन, बॉन्ड विद कार्बन सॉरी, एंड हाइड्रोजन।
ओके, तो ये सारे के सारे कौन से बॉन्ड है स्टूडेंट? सिग्मा बॉन्ड है। अब यहां पर हम पाई बॉन्ड को इंट्रोड्यूस करने लगे हैं। तो अगर आप स्क्रीन में देखें सामने, तो जैसे कि मैं कल बताया था आपको, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पहला पाई बॉन्ड, कल हमने एक दफा पाई बॉन्ड बना लिया था। अब एक पाई बॉन्ड की मौजूदगी में दिस इज पी वाई एंड दिस विल बी ऑल्सो पी वाई। ये पी वाई और पी वाई की ओवरलैपिंग से बॉन्ड बन चुका है, दिस इज द पाई बॉन्ड। अब वाई की मौजूदगी में इस डायरेक्शन में जो बॉन्ड होगा, इस डायरेक्शन में, दिस इज, ये जेड एक्सिस है, तो ये आगे से ओवरलैप करेगा और पीछे से ओवरलैप करेगा। तो यानी एक सिग्मा बॉन्ड है, उसके ऊपर और नीचे एक पाई बॉन्ड, आगे और पीछे दूसरा पाई बॉन्ड। अगर आप सिमिलरली इसको देखो तो ये यहां से साइडवाइज अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो साइडवाइज अप्रोच करने के बाद अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से एनालाइज कर सको, तो ये रहा कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान में सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान में सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन के दरमियान में सिग्मा बॉन्ड। अब इनमें से एक जो ओवरलैपिंग है ऊपर नीचे से, और एक आगे और पीछे से, ये देखिए, ओके। तो एक पाई बॉन्ड ये है और एक पाई बॉन्ड, सेकेंड पाई बॉन्ड ये है। अगर इसमें काउंट करें तो एक इसमें टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड हैं और 2 पाई बॉन्ड हैं, ठीक है। और एंगल यहां पर कितने का है? शाबाश, यहां पर एंगल कितने का है? 180 डिग्री का है, और शेप यहां पर क्या है? लीनियर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर जो हम कोट करेंगे वो है BeCl। इसका स्टेरिक नंबर भी निकालते हैं। अगेन 2 इसके बॉन्ड पेयर हैं, कोई इसका लोन पेयर नहीं है, तो 2 बॉन्ड पेयर का मतलब है इसका स्टेरिक नंबर तो 2 आएगा, 2। अगेन हाइब्रिडाइजेशन की तरफ देखते हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड बी एट ग्राउंड स्टेट। ये जो ब्रीलियम है उसके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 एंड 2s2। तो ये s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, इसके पास 2p है, लेकिन 2p खाली है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन s से p में प्रमोट होगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन s से p में प्रमोट होगा तो ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, क्योंकि इसके पास वैकेंसी थी p के अंदर और एनर्जी गैप भी काफी नैरो है। मतलब के स्मॉल एनर्जी गैप ने इसको प्रमोट किया इलेक्ट्रॉन को लो एनर्जी से हाई एनर्जी में, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। अब ये S और P आपस में मिक्सिंग करेंगे, हाइब्रिडाइज्ड होंगे, और हाइब्रिडाइज्ड होने के बाद ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, विच विल बी एन sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये sp2 लिखा है, दिस विल बी एन sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब ये s, अच्छा ये 2, ये थोड़ी सी करेक्शन कर दूं यहां से, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इनमें से 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p एम्प्टी ऑर्बिटल जैसे थे वैसे के वैसे रहेंगे। ये ना तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, क्यों नहीं बॉन्डिंग में, ना इन्होंने मिक्सिंग में पार्टिसिपेट किया ना बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि देखो जब इलेक्ट्रॉन प्रमोट हुआ था p में तो ये 2 p खाली थे। अब खाली जो p ऑर्बिटल होंगे वो हाइब्रिडाइजेशन में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, और ना ही वो एम्प्टी है तो ना ही वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये मैंने ब्रिलियम के ये जो 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे ये मैंने यहां पे इनको शो कर दिया, ठीक है, रिप्रेजेंट कर दिया। इनके पेरिफेरी के अंदर क्लोरीन आएंगे, और क्लोरीन के बारे में कल मैंने बोला था उसका पी एक खाली होता है, तो वो ब्रिलियम के साथ अपना जो है वो ओवरलैप करेगा। सॉरी, ये बोरोन नहीं है, ब्रिलियम है। अगर मैंने गलती से उसको बोरोन बोल दिया तो उसकी करेक्शन कर लीजिएगा, दिस विल बी अ ब्रिलियम। अब ये ब्रिलियम क्लोरीन के साथ ओवरलैप कर चुका है, इसमें एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्या नाम है इस ओवरलैप का? दिस विल बी अ सिग्मा ओवरलैप। हेड टू हेड है, बिल्कुल सामने है, अबव एंड बिलो नहीं है, फ्रंट एंड बैक नहीं है, बिल्कुल हेड टू हेड है। sp एंड p, इसमें ये sp है और ये p है, इसमें ये sp है ये p है। एंगल कितना है? 180 का। पहले ही भी एंगल 180 का था, यहां पर भी एंगल 180 का है। तो नॉर्मली जहां sp हाइब्रिडाइजेशन होती है वहां एंगल 180 का होता है। आई होप स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल भी आपको sp मोड के साथ समझ आ गया। अब ये आपके लिए एक वर्कशीट का एक चैलेंज है। आपने सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद
अब इस चीज को आपने एस्टैब्लिश करना है कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पे 2 लोन पेयर भी हैं। आपने इसकी हाइब्रिडाइज्ड डायग्राम बनानी है और इसकी भी हाइब्रिडाइज्ड डायग्राम बनानी है। इसमें सबसे पहले आप कार्बन का स्टेरिक नंबर निकालेंगे, फिर आप यहाँ पर ऑक्सीजन का स्टेरिक नंबर निकालेंगे, ऑक्सीजन का स्टेरिक नंबर निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी करेंगे, ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन भी करेंगे, और यहां पर आप नाइट्रोजन का स्टेरिक नंबर निकालेंगे और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप इस नाइट्रोजन की अलग से हाइब्रिडाइजेशन, इसकी अलग से हाइब्रिडाइजेशन, और फिर उनके ओवर ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करेंगे। वैसे मैंने डायग्राम हिंट के तौर पर ऊपर बनाई हुई है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो ये डायग्राम आपको हेल्प करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा एक चैलेंज का क्वेश्चन था। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये थ्योरी है तो बहुत जबरदस्त, इसने हमें काफी चीजों का आंसर भी दिया, किस तरह से डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बनते हैं, किस तरह से यूनिफॉर्मिटी आती है, कुछ मॉलिक्यूल्स जो सिंपल वीबीडी से एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे, हाइब्रिडाइजेशन से वो एक्सप्लेन हो रहे थे, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस है। कुछ लिमिटेशंस तो अभी हमें समझ आ जाएंगे, जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हैज लिमिटेशन, इट कांट एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक ऑक्सीजन। अब आगे एमओटी जो आ रही है वो ये खामियां बयान करेगी कि कुछ केमिकल थे, उनको जब हमने मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारा तो वो उसमें अट्रैक्ट या रिपेल हो रहे थे, ये पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहे थे, वो आगे पढ़ेंगे। वो इस थ्योरी में नहीं हमें उसकी लॉजिक मिली, ना समझ आई। कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं, खास तरह की मेटल्स हैं, वो कलर प्रोड्यूस करती हैं। वो क्यों करती हैं कलर प्रोड्यूस? ये तो पता है कि वो बॉन्ड बनाती हैं, कंप्लेक्स कंपाउंड्स बनते हैं, इतना तो पता है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि उसकी वजह से कलर प्रोड्यूस होता है, अगेन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बताती। ट्रांजिशन मेटल्स के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल्स लाइक बेंजीन एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज लाइक यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा। ये हायर लेवल की टर्म्स हैं, ये वीबीटी की लिमिटेशंस को आप हायर क्लासेस पे जैसे जैसे आप जाते जाओगे, इन मजीद थ्योरीज को पढ़ते जाओगे, जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगेंड थ्योरी, इस तरह की ये थ्योरीज हैं जिनको आप पढ़ते जाओगे और इन लिमिटेशंस के आपको आंसर्स उन एडवांस थ्योरीज में मिलेंगे। हमारे एसएलओ में नेक्स्ट जो थ्योरी है वो हमारा एक मसला तो हल कर देगी, यानी कि ऑक्सीजन क्यों मैग्नेटिक बिहेवियर, उसका मैग्नेटिक रिस्पांस शो करती है, वो हमें नेक्स्ट लेक्चर में, यानी एमओटी जो हमने नेक्स्ट नॉलेज पढ़ना है उसमें इस बात की क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो कलर क्यों शो करते हैं, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बेंजीन में कैसे होते हैं, ये हमारे सेकंड ईयर के टॉपिक्स हैं। बाकी हम चीजें सेकंड ईयर में सीखेंगे, जैसे ये स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज लाइक यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा। एडिशनली वीबीटी बिकम कॉम्प्लेक्स फॉर लार्ज मॉलिक्यूल, जितना मॉलिक्यूल बड़ा होता जा रहा था, ये इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशंस थी वो कॉम्प्लेक्स होती जा रही थी, मेकिंग इट लेस प्रैक्टिकल कंपेयर टू अदर थ्योरीज लाइक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का है। आई होप डियर स्टूडेंट्स इस नॉलेज के अंडर हमने जो 2 ब्रॉड एसएलओस पढ़े हैं वो अच्छे तरीके से क्लियर हैं। अब आपका काम है कि इसके साथ जो नीचे स्किल शीट दी गई है, क्वेश्चन बैंक दिया गया है, आप उसको अटेम्प्ट करें और अपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से मैच्योर करें, ताकि किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, एसएलओ बेस्ड एग्जाम है, तो आपको प्रॉब्लम ना हो। आइडिया है इसके आपका कंसेप्ट इतना अच्छा मैच्योर हो कि किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर अटेम्प्ट कर सकें। कोई सवाल है किसी बच्चे का तो वो कर सकता है, अदरवाइज हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करें। ऑल क्लियर स्टूडेंट्स? ओके।